उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं विवेक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। खास बातचीत, कलाम अकेडमी का एक ऐसा सेगमेंट जिसके अंतर्गत हम ऐसे ही जिंदा और चुनिंदा शख्सियतों से आपको मुखातिब करवाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 जिसके परिणाम जारी हो चुके हैं और जारी हो चुका है कलाम अकेडमी की मेहनत का परचम। वो परचम जो कलाम अकेडमी ने अपने मेडन अटेम्प्ट में लहराया है, पहली बार में 27 सिलेक्शन देते हुए। और आज हमारे साथ इस मंच पर कलाम अकेडमी के एक ऐसे ही स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने कलाम आईएएस अकेडमी पर भरोसा करते हुए अपनी तैयारी की और अपने तीसरे अटेम्प्ट में 589वीं रैंक लेकर अपने आप को साबित किया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी अक्षत कुमार सिंह की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलाम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस महा अभियान, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, उसमें सफल होकर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। थैंक यू सर। अब पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ हमारे सभी साथी जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ से आते हैं? बुलंदशहर से आपने बताया, और फिर कैसे आपकी स्कूलिंग रही और यहाँ तक का सफर आपका, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका सर, जैसा आपने बताया, मेरा नाम अक्षत कुमार सिंह है जी। और मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का हूँ, बट मैं पैदा और मेरी परवरिश दिल्ली में ही हुई। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई। उसके बाद मैंने बीटेक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से की और मैं 2019 में वहां से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे को 589 रैंक हासिल हुई है। तो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था। आपने बीच में आईआईटी रुड़की का जिक्र किया। एक बड़ी अजीब सी मिथ है कि हिंदुस्तान में इंसान इंजीनियर पहले बन जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसे करना क्या है। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही था क्या सर? यस, कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा ही था। जब मैं रुड़की गया तो मेरे मन में था कि सिविल इंजीनियरिंग ली है तो इसमें कुछ करेंगे, इसमें कुछ फोड़ेंगे। बट जब मैं गया और मैंने पूरा अपना 1 साल 2 साल सिविल इंजीनियरिंग पे लगाया, फिर मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप करी, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद ये चीज नहीं है जिसको मैं सारी जिंदगी करना चाहूंगा, या मैं अपनी एबिलिटीज के हिसाब से कहीं और कुछ बेहतर कर सकता हूँ। फिर मैंने बाकी लोगों की तरह आईटी में देखा, कोडिंग करके देखी, उसमें एक इंटर्नशिप करी। अगेन मुझे रियलाइज हुआ काम बहुत अच्छा था, काम बहुत मजे का था, लेकिन मैं शायद ये पूरी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा। उसी बीच मैं एमएचआरडी का एक प्रोजेक्ट है उन्नत भारत अभियान, उसमें आईआईटी रुड़की में जुड़ा और वहां पे मैं विलेज कोऑर्डिनेटर बना। तो विलेज कोऑर्डिनेटर में देहरादून में एक गांव है चांदपुर, उसका विलेज कोऑर्डिनेटर था, जिसमें हम बेसिकली करते थे कि जो हमारे टेक्निकल इंटरवेंशंस हैं रुड़की के और आईआईटीज के और बाकी चीजों के, उनको हम उनसे हम गाँव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। और अब इसके दौरान मैं गाँव से जाना, गाँव कैसे होते हैं, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की फंक्शनरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फंक्शनरी को जाना। वहां पे मैं ब्यूरोक्रेट से मिला, लोगों से मिला, तो वहां मुझे लगा कि शायद ये चीज है जो मैं कर सकता हूँ, इसमें मुझे मजा आता है, मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। तो यहीं से मेरा रुझान थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ हुआ। उसके बाद मैंने एक पब्लिक पॉलिसी इंटर्नशिप करी रक्षक फाउंडेशन में। वहां पे मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि शायद मैं यूपीएससी करना चाहिए मुझे। रुड़की में चल रही जी, मैंने रुड़की में की ये चीजें, मेरी 3rd ईयर एंड तक ये सब मैंने किया था और वहां पे मेरे को एक्सप्लोर कर लिया था और ये रियलाइज कर लिया था कि शायद अब ये चीज है जो मेरे को आगे करनी चाहिए, और ये मेरा दृढ़ निश्चय हो चुका था। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में अपनी तैयारी चालू की थी, लेकिन मैं प्लेसमेंट्स में भी बैठा था, प्लेसमेंट ली भी थी, बट फिर ज्वाइन नहीं किया था और मैंने फिर ये चीज की, यूपीएससी किया था। आपकी तैयारी पर थोड़ी देर बाद आएंगे। एक सवाल है कि यूपीएससी में ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान का हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस की तैयारी करे, और हर शख्स, मेरे ख्याल से इस स्टूडियो में भी इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी ने एक ना एक बार तो ये सोचा होगा कि यार एक बार आईएएस की तैयारी तो करके देखते हैं। वो बात और है कि बाद में व्यक्ति को लगा होगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर आप अगर सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आप अपने सभी रिश्तेदार, दोस्तों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा आइकन बन जाते हैं। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में सर? जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी में जो भी सिलेक्ट होता है उसके साथ एक बहुत बड़ी सोशल एस्टीम होती है, एक सोशल रिस्पेक्ट उसको जो मिल जाती है। उस सोशल रिस्पेक्ट का बेसिक रूट मेरे को लगता है आता है पावर से। जैसे जब मैं उन्नत भारत अभियान में था तो हमने काफी प्रॉब्लम्स देखी। जैसे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट था
जो कि जिसमें बार बार उसको रिपेयर होना होता था। तो हमने सोचा हम उसको चेंज करते हैं। हमने अपने प्रोफेसर से बात की, एक प्रोजेक्ट किया, रिसर्च प्रोजेक्ट, और एक दूसरा हमने उसका मॉडल सजेस्ट किया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने में हमने बाद में देखा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम सबसे पहले पंचायत सचिव के पास गए, वहां पे बात नहीं हुई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गए, वहां पे भी बात नहीं हुई। बहुत अपॉइंटमेंट्स के बाद हमें एसडीएम के पास गए, तो हमें एसडीएम से पता लगा कि हाँ अब ये हो सकता है, और एसडीएम के एक साइन से ही ये सब चीजें फंक्शन में हो गई, जो हम 6-7 महीने से जिसको हम परस्यू कर रहे थे, और हमने खूब कोशिश की थी अलग अलग विभागों में जाके। तो वहां से ये चीज पता लगती है कि आपके पास क्या पावर होती है और आप कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे। तो मेरे को लगता है यहाँ से ये जो चीज आती है समाज में कि जो एक एस्टीम जुड़ती है ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और स्पेशली यूपीएससी वाले ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो वो यहाँ से आती है। वो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता। एक सवाल है, एक लेमन इंसान, खासतौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो इतने काबिल भी नहीं होते कि उनको वो, मतलब काबिल का मतलब मैं काबिलियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक और संपन्नताओं की बात कर रहा हूँ, अवसरों की बात कर रहा हूँ। इतने अवसर नहीं मिल पाते कि वो दिल्ली जा पाएं या बड़े शहर में जा पाएं। वो अगर कोई सपना देखें, मतलब मैं अगर एक सपना देखूं कि मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो मुझे यही कहते हैं कि भाई आईएएस बनने वाले तो किसी दूसरे ग्रह से आते हैं, और यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और स्टार्ट कैसे करना चाहिए? आपने कहां से शुरुआत करी थी जब आपको लगा कि यार मुझे बस आईएएस बनना है? अब आपने कैसे उस एक एक चैप्टर, एक एक पन्ने को एक्सप्लोर करना शुरू किया इस आईएएस की जर्नी का? उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं थोड़ा लकी था, क्योंकि जब मैंने कॉलेज में सोच लिया था कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो मेरे पास काफ़ी सीनियर्स थे जो इसकी तैयारी कर रहे थे। तो मैं सीनियर्स के पास गया, मैंने वहाँ से थोड़ी गाइडेंस ली, और उसके बाद धीरे धीरे इसको अनरेवल किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ परस्यू करनी है तो हमें उसकी रूल बुक को फॉलो करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को भी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसको सबसे पहले यूपीएससी की रूल बुक यानी नोटिफिकेशन को देखना चाहिए। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें होती हैं वो चीज़ें जो वो यूपीएससी किसी भी एस्पिरेंट में चाहता है, और हम उन चीज़ों को बेस बना के उसके ऊपर अपनी तैयारी करें तो मेरे को लगता है हम काफ़ी टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी नोटिफिकेशन हो गई, उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो मेरे को लगता है हमें वही वो रूल बुक की इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगती है, तो उनको फॉलो करते करते फिर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और उसके साथ हमें गाइडेंस ऑब्वियसली जहां हमें मिल सकती है लेनी चाहिए। अब कई बार लोग इतने लकी नहीं होते कि उन्हें डायरेक्ट गाइडेंस किसी से मिले, पर्सनल गाइडेंस किसी से मिले, लेकिन उसी का सब्स्टिट्यूट आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे फ्री में, या फिर इवन कई कोचिंग्स में जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो मेरे को लगता है इस डायरेक्शन में शायद काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है चीज़ें। मैं यहाँ पे 2 सवालों को जोड़ूंगा। पहला, आपने कहा गाइडेंस, कोचिंग, और दूसरा आपने बात की ऑनलाइन। एक कोचिंग से आप भी जुड़े, कलाम आईएएस एकेडमी, और आप क्योंकि दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे थे तो आपने ऑनलाइन मॉड्यूल को ही परस्यू किया। अब मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पे। पहला कि एक संस्था जो बहुत ही लो प्रोफाइल होकर काम कर रही है, एक संस्था जो पिछले 5 से ज्यादा साल से टीचिंग, आरएएस, पटवारी या फिर राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम्स में अपने आप को तैयार कर चुकी है, वो एग्जाम आईएएस में आती है और बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी नहीं चलता। उससे आप जुड़ते हैं और वो भी ऑनलाइन, जिसको लेकर आज भी एक तरह का डिलेमा है बहुत सारे विद्यार्थियों में कि यार नहीं, मजा तो ऑफलाइन में ही है। तो ये दोनों चीजें आपकी तैयारी में किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हुई कि वो 2 अटेम्प्ट जिसमें आप उस रैंक तक नहीं पहुंच पाए थे, तीसरी अटेम्प्ट में आपका नाम फाइनल पीडीएफ में आया? तो कलाम आईएएस एकेडमी के बारे में मुझे भी नहीं पता था शुरू में, लेकिन मैं पीयूष सर के साथ एथिक्स के किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ था। तो जब सर यहाँ पे आए तो सर ने मुझे बताया कि सर यहाँ ज्वाइन किया और सर ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए। तो मैंने वहाँ पे देखा एसए में मेरा थोड़ा वीक था एरिया, तो मैंने सर के साथ एसए वाला कोर्स ज्वाइन किया। अब जो एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी जो मेरे को लगी, जो आपने बोला ऑनलाइन के साथ क्या ये हो सकता है, तो सर उसमें क्या करते थे कि हमारे पास 6 एसए के टेस्ट होते हैं सपोज, तो सर हर एसए को ऑनलाइन मेरे सामने चेक करते थे। सामने चेक करना मतलब? लाइक हम लोग वीडियो कॉल पे होते थे, और सर मेरे सामने मेरा ऐसे पढ़ रहे होते थे, सर के दिमाग में क्या रिमार्क्स आते हैं सर वो बताते थे, क्या करेक्शन उसी टाइम लगते हैं लाइव, तो सर वो मेरे को बताते थे। सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से? जी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रहा होता था।
और उससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें, या कोई भी हम चीज लिखते हैं तो हम एक अपने फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं जी। हमें नहीं पता होता जब दूसरा व्यक्ति इसको पढ़ेगा या एग्जामिनर इसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या चीज आएंगी। हम एक चीज कहना चाहते हैं लेकिन शायद वो दूसरी चीज समझ जाए। तो जब ये चीज मेरे सामने एग्जामिनर चेक करता है मेरी कॉपी, तो मुझे पता लगता है कि अरे मैं तो ये बोलना चाहता था लेकिन एग्जामिनर को तो ये चीज लगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। और उसके बाद सर का जो फेस टू फेस इवैल्यूएशन था 1-to-1, उसमें सर मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जानते थे। तो जैसे जैसे सर एक ऐसे के बाद दूसरा ऐसे टेस्ट चेक करते थे, उसका तीसरा ऐसे चेक करते, तो सर ये भी देखते थे कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को मेंटेन किया, ग्रॉस इंप्रूवमेंट कितना, मेरा इंप्रूवमेंट कितना हुआ। और इसने मेरे को लिटरली मेरे एसेस को काफी इंप्रूव किया और मेरा स्कोर एसेस में काफी अच्छा है इस बार। सो मेरे को, और इसमें मेरे को कोई ऑनलाइन वाली बाधा नहीं लगी कि हम, अगर मैं आप और मैं ऐसे बात कर रहे हैं तो उसी तरह पीयूष सर और मैं ऐसे ही बात करते थे। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी पेनिट्रेट हो चुकी है हमारी बिल्कुल जिंदगी में। सर तारीफ भी उतनी ही करते थे जितनी ऑफलाइन करते थे और डांटते भी उतना ही थे जितना ऑफलाइन डांटते थे। पीयूष सर के बारे में मैंने ऐसा वास्तव में सुना है, क्योंकि समीर जी से भी मेरी बातचीत हो रही थी, वो भी कहते हैं मतलब बहुत एकदम गुस्सैल और डांटते, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप किसी छवि है। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में तो बहुत ज्यादा सच्चाई है। सर ने मेरे को ऐसे में भी काफी बार डांटा है। जैसे एक ऐसे मैंने बहुत अच्छा लिखा था, सर ने बहुत तारीफ कर दी थी। दूसरा ऐसे मैंने मैं उतना ही जोश में आ गया था और मैंने दूसरा ऐसे उतना ही अच्छा नहीं लिखा, तो सर ने उसमें मेरे को बहुत डांटा था। सेम चीज इंटरव्यू के टाइम पे जब मैं इंटरव्यू गाइडेंस में सर के साथ था, तो सर ने इंटरव्यू से थोड़े टाइम पहले मेरे को काफी डांटा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बेटा गया तुम्हारा गेम, कौन तुम्हारी रैंक गई। एक चीज आपने अभी फेस टू फेस प्रोग्राम की बात करी, एक आपने एक मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम से भी आप जुड़े रहे होंगे। जब हम सामान्यतः ऐसे या फिर कोई आंसर राइटिंग के किसी कोर्स से जुड़ते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि आपकी आंसर राइटिंग हो गई, आपके पास एक मैसेज आ जाता है एसएमएस के जरिए कि अपनी कॉपीज कलेक्ट कर लो, उस पे रेड पेन के रिमार्क होते हैं। वहीं एक फेस टू फेस प्रोग्राम से आप जुड़े तो जो जनरल पैटर्न फॉलो हो रहा है आंसर राइटिंग का या फिर तैयारी का, उसमें और पीयूष सर के इस इनिशिएटिव में, पीयूष सर एमएस सर ने जो ये पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है, इस मॉड्यूल में और जो जनरल पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें कहाँ आपको एक डिफरेंस नजर आता है और वो क्या एक्स फैक्टर आपको नजर आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस जैसा मैंने बताया कि मेरी कोई भी 2 कॉपीज चेक हो रही हैं, मुझे नहीं पता वो एग्जामिनर कौन है, एग्जामिनर को नहीं पता मैं कौन हूँ। जी। किसी दूसरी आंसर टेस्ट सीरीज में मैंने पहले भी काफी आंसर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हैं, तो उसमें मेरी दोनों कॉपीज में कई बार बहुत कंसिस्टेंट रिमार्क नहीं होते। किसी को मेरा आंसर बहुत अच्छा लगा, किसी को मेरा आंसर बहुत बेकार लगा, और उनको ना मेरी स्ट्रेंथ्स मालूम ना उनको मेरी वीकनेसेस मालूम, तो उनको नहीं मालूम मैंने कितना इंप्रूव किया है या मैंने कितना डिग्रेड कर दिया अपना आंसर को। ये चीज सर के साथ नहीं होती थी। सर प्रोग्रेस में मेरे कुछ एसेस को पीयूष सर ने चेक किया था, कुछ एसेस को एमएस सर ने चेक किया था, लेकिन उनके जो फीडबैक होते थे वो पिछले फीडबैक के ऊपर बिल्ड होते थे कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को मेंटेन किया या नहीं किया, मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया या नहीं किया। तो ये चीज मेरे को लगती है सबसे बड़ी एक्स फैक्टर थी। और इसी के साथ जो पर्सनल कनेक्शन एक बनता है टीचर के साथ, वो आपको मोटिवेट भी करता है, आपको डराता भी है और आपको और इम्प्रूव करने के लिए पुश करता है कि अब जैसे मैंने एक ऐसे लिखा और सर को वो पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम मेरे दिमाग में यही होता है, अरे यार ये ऐसे तो पीयूष सर को पसंद ही नहीं आएगा, मेरे को फिर से सर डांटेंगे। हाँ, ये वाले पॉइंट्स को मुझे इस तरह से बिल्डअप करना बिल्कुल कि ये पीयूष सर ने ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो ये चीज एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर हो जाती है चेक करने में, जो कि बाकी टेस्ट सीरीज में मेरे को नहीं लगता उतना पुश फैक्टर रहता है, क्योंकि ना मैं एग्जामिनर को जानता, मेरे लिए बस वो एक प्रोसेस हो गई। मैंने आंसर कॉपी लिख के दे दी, वहां से मेरे को चेक होके आ गई, रेड रिमार्क्स मिल गए, कभी अच्छे मिले कभी बुरे मिले, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है। लेकिन सर के साथ थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाता था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कंसिस्टेंटली आपको मॉनिटर कर रहा है, बिल्कुल, और उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मेरे इस स्टूडेंट की प्रोग्रेस अभी इतनी होनी है और मुझे इसे इस थ्रेशोल्ड तक लेकर जाना। बिल्कुल जी। एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि आपने ऑनलाइन तैयारी करी, तो जो आपका सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें आप अनफॉर्चुनेटली नहीं स्कोर कर पाए, और ये तीसरा अटेम्प्ट जिसका आपने बताया, उससे इस अटेम्प्ट में क्या ऐसा आपने डिफरेंट किया जिसने आपको उस फाइनल पीडीएफ में रैंक दिलवाई? मैंने अपने कॉलेज के बाद तैयारी चालू कर दी थी जी। तो 2 अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट मैंने मेंस लिखा था, बहुत अच्छा पुश मिला कि चलो मेंस तक पहुंच गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, आगे फिर करेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने और पुश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो बहुत, जो हम यूपीएससी के लिए अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, एग्जैक्टली। अब मैं मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, बहुत से व्यूअर्स ये कहते भी हैं, कमेंट्स में भी कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आपके सामने अक्षत जी का एक जीता जागता उदाहरण है कि एक इंसान जो अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंचता है, वो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाता और तीसरे अटेम्प्ट में
हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत एग्जामिनेशन में उस फाइनल पीडीएफ में अपना नाम दर्ज करवाता है। जी अक्षत जी। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने सोचा ये तो सोचने की बात है, अब मुझे कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने देखा मैं सिर्फ पढ़ाई ही करता था, मैं बाकी चीजें बिल्कुल भूल गया था। मेरी हॉबीज गिटार बजाना है, मैं लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2 साल मैंने ना लोगों से बात की ना मैंने अपना गिटार बजाया। मेरा गिटार में अपने आप को फोकस, बस मैंने पढ़ाई की और उसका मैंने देखा कि उसका नेगेटिव ही रिजल्ट रहा, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा। तो मैंने थोड़े से अपने लाइफ में फंडामेंटल चेंजेस किए। मैं कॉलेज में हॉकी खेलता था, लेकिन 2 साल से मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी। मैं बस कमरे में बंद रहता था, थोड़ा बहुत लोगों से मिलता जुलता था। तो मैंने अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाया कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, दिन में थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज को दूंगा, और दिन में 1 घंटा मैंने रख लिया था जिसमें मैं अपने दोस्तों को कनेक्ट करूंगा। जो लोग 2 साल पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनसे मेरी बात भी नहीं होती क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने 1 घंटा केवल इस चीज के लिए रखा। मैं उनको वीडियो कॉल करूंगा, उनको फोन करूंगा, उनसे जाके मिलूंगा। तो इस चीज ने थोड़ा सा एक मेरी लाइफ में नॉर्मल सी लाया और एक खुशनुमा चीज कर दी मेरी लाइफ में कि वो बैलेंस एटीट्यूड, एक बैलेंस हो गया। और फिर मैं पढ़ाई में और ज्यादा पुश कर पाया क्योंकि मैं खुश रहता था इन जनरल। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल चेंज था जो मैंने 2 अटेम्प्ट्स के बाद तीसरे अटेम्प्ट में किया था इस बार। और फिर साथ में आपके साथ पीयूष सर का गाइडेंस तो बिल्कुल, पीयूष सर का गाइडेंस भी था इसमें। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी व्यूअर्स को दें कि जैसे कोई व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करे। कुछ लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पहले पढ़ो, कुछ कहते हैं कि नहीं आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डीएलपी मंगवा के पहले उसे पढ़ो, कुछ कहते हैं कि मतलब हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस से आपको बस एडिटोरियल से नोट्स बनाने हैं और ये सब करना है, ऑपेड तो छोड़ना ही नहीं है, और एक्सप्लेन का पेज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राज्यसभा देखो। तो अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटेड तैयारी करे तो उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? जैसा मैंने पहले बताया था, पहला स्टेप होना चाहिए रूल बुक को जानना। और वो रूल बुक है हमारे लिए यूपीएससी की नोटिफिकेशन, जिसमें प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक सब चीजें लिखी होती हैं कि यूपीएससी हमसे चाहता क्या है, क्या क्वालिटीज वो ढूंढ रहा है। इन क्वालिटीज के साथ उसी नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है, हमें वो सिलेबस दिमाग में रखना चाहिए। प्रीलिम्स का थोड़ा जनरल सिलेबस होता है, लेकिन अपने मेंस का बहुत पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस होता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम सीधा बुक्स उठाते हैं जो टॉपर्स ने रेकमेंड कर दी या जो इन जनरल मार्केट में बुक्स चल रही हैं, हम उन बुक्स को उठाते हैं, उनको कवर टू कवर पढ़ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कितना हमारे लिए इम्पैक्टफुल है, कितना वो यूजफुल है एग्जाम में, और उसमें से कुछ आता भी है कि नहीं आता। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद एक बुक लिस्ट, जो कि एक डिफॉल्ट बुक लिस्ट यूजुअली होती है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, उस डिफॉल्ट बुक लिस्ट के ऊपर हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हमें क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट इसमें से है और क्या इसमें कुछ मिस हो गया है जो हमें और ऐड करना चाहिए। उसके लिए फिर हम गूगल का यूज कर सकते हैं, कोचिंग के जो फ्री नोट्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, किसी कोचिंग से अगर आप जुड़ना चाहें तो वो कर सकते हैं, किसी मेंटर के साथ बात करना चाहते हैं, किसी प्रीवियस ईयर एस्पिरेंट के साथ पहले से जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे बात करना चाहते हैं, तो उनके साथ फिर अपनी हम कैलिब्रेट करें इन चीजों को। और साथ में सबसे बड़ा जो लेंस होता है हमारा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होना चाहिए। हमें हर चीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेंस से देखनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया है, तो क्या ये इतना इम्पैक्टफुल है, ये चीज हमें इतनी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। भाई उससे पढ़ते समय ये ध्यान रहे कि इससे अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो उसका फॉर्मेट कैसा हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रख के आगे तैयारी करें तो फिर हम एक बेटर वो कर सकते हैं। हाँ, प्रीलिम्स एंड मेंस की भी तैयारी, बट उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, हमें फीडबैक मोड में रहना चाहिए। हम चाहे एक टेस्ट लिखें, चाहे हम एक बुक भी पढ़ें, हमने एक बुक पढ़ी तो हमें उसके बाद एक फीडबैक लेना चाहिए खुद से कि हमें इतना रिटेन हुआ, इतना इसमें से काम का था जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। सिमिलरली हम कोई टेस्ट लिखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इस टेस्ट में हमने ये गलतियां करी थी, अब हम इन गलतियों को नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करेंगे। तो एक जो फीडबैक वाला लूप है वो हमें हर स्टेप पे रखना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि अगर जैसे पीयूष सर, एमएस सर, इस तरह का जो फॉर्मेट है जहां पर एक टीचर या एक टीम कंसिस्टेंटली आपको देख रही है, वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होता है। एग्जैक्टली, ये डायरेक्टली उस फीडबैक लूप को ऑगमेंट करता है और एनहांस करेगा, एम्पलीफाई करेगा। बिल्कुल एम्पलीफाई करेगा। आप जब देखोगे कि हमारा एग्जामिनर हमें बता रहा है कि आपने लास्ट टेस्ट में ये चीज नहीं करी थी, तो आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करोगे जी। तो एग्जैक्टली ये। मेंस पर आते हैं सर, मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि उसमें वो पूरा एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, आपको आंसर लिखने हैं, उसमें तुक्का भी नहीं चलेगा और उसमें आप कितना भी ज्यादा वेल फ्रेम्ड होकर जाओ, वो एग्जामिनर पकड़ लेता है कि यहाँ पर ये फर्रे मार रहा है। तो उसके लिए क्या अलग से तैयारी होती है मेंस की?
मेंस के लिए जो इस बार मैंने थोड़ा सा अपनी अप्रोच चेंज करी थी, और मेरे को लगता है ये एक अप्रोच है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी ये कि हमारी एक अप्रोच में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम कोई भी आंसर लिखते हैं उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आया, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, फिर सेकंड पार्ट ऑफ आंसर, उसके बाद हमारा कंक्लूजन आया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ABC का जो एग्जैक्टली। उसके बाद हमें उसके अंदर जाना चाहिए कि अब इस स्ट्रक्चर में हम जो पॉइंट्स भरेंगे वो पॉइंट्स हमारे कहाँ से आएंगे। अब हम इतना पढ़ लेते हैं इस प्रोसेस में, तो हमें पॉइंट्स तो हमारे दिमाग में सब कुछ होते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को वहां पे 7 मिनट में 10 मार्क्स का आंसर लिखने में, वो 7 मिनट में हम उतने ही क्वालिटी पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो हम वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो चैलेंज हो जाता है। हमने पढ़ी बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन अगर हम उसको वहां पे लिख के नहीं आ रहे तो वो सब वेस्ट है। एग्जामिनर को नहीं मालूम हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो उसके लिए मेरे को लगता है प्रॉपर काम आती है एक फ्रेमवर्क। सपोज हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इकोनॉमी में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, फिर टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे। तो इस हिसाब से हमें फिर दिमाग में आती है कि अच्छा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, तो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फिशरीज की बात करेंगे। फिर हम सेकेंडरी फैक्टर में आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसी में फूड प्रोसेसिंग हो गई। तो ऐसे कर करके जब हम चलते हैं तो हमारे दिमाग में पॉइंट्स जनरेट होते हैं, जो कि इन जनरल हम मे बी स्किप कर सकते हैं। और एग्जामिनर ये चीज पकड़ लेता है कि आपने सपोज आप रूरल एरिया से आते हैं, तो आपके दिमाग में तो सिर्फ प्राइमरी एरिया चल रहा था, क्योंकि आपने वही देखा है, आपने सेकेंडरी या टर्शियरी की तो बात ही नहीं करी। या सपोज आप अर्बन एरिया से आते हैं तो आप सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, टर्शियरीज की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की बात नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें कई बार बायस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन जनरल इन पे मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं एक डाइवर्स आंसर में, लेकिन जो कि क्वेश्चन की डिमांड को भी कर रहा हो, पूरा कर रहा हो। तो एक ये चीज है जो मेरे को लगता है मेंस में होनी चाहिए, और इसी से हेल्प मिलती है अनसर्टेन क्वेश्चंस को आंसर करने की। एट टाइम्स कोई बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े। फॉर एग्जाम्पल इस बार GS3 में ब्लू एलईडीज का एक क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट ऑफ ब्लू एलईडीज एंड यूजफुलनेस करके कुछ। तो अब इन जनरल ब्लू एलईडीज हमको नहीं मालूम होती, एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट हमें उनके नहीं मालूम होते, लेकिन हमने आपने सबने देखी है ब्लू एलईडीज क्या होती है। एलईडीज एटलीस्ट हमने सबने देखी है, तो हम उन एलईडीज का यूजफुलनेस देख सकते हैं। हम अगेन प्राइमरी सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर में एलईडीज क्या कर सकती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या कर सकती हैं, टर्शरी में क्या कर सकती हैं। इन जनरल आपकी हमारी लाइफ में एलईडीज का क्या यूज होता है, वो हम उनको वियरेबल टेक्नोलॉजीज में एलईडीज यूज कर सकते हैं। फिर हम स्पेस साइंस में चले जाए तो वहां पे सैटेलाइट्स में एलईडीज का यूज होता है। तो हर जगह एलईडीज हो सकती हैं, बस हमें बैठ के सोचना होता है। तो एक चीज जो मेरे को लगता है यूपीएससी काफी रिवॉर्ड करती है, वो होती है आपकी डे टू डे जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार एक क्वेश्चन आया था भक्ति एंड सूफी लिटरेचर का इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें हम ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया जो कि इन जनरल बुक्स में डायरेक्टली नहीं दिया होता। तो आपको भक्ति लिटरेचर पता है, आपको अपना फ्रीडम सूफी लिटरेचर पता है, और आपको फ्रीडम स्ट्रगल पता है, इनको लिंक करना काफी टफ हो जाता है। तो उसमें जो आपकी डे टू डे ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी वैष्णव जयंतो जो सॉन्ग था वो भक्ति लिटरेचर का पार्ट है, और उसको महात्मा गांधी ने काफी यूज किया था। तो ये चीज मैंने आंसर में लिखी थी, इसको ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का उत्सव चालू करवाया, exactly. तो भारत के हर घर में exactly. ये बस लोगों की यूनिटी और इंटेग्रिटी बने। ये चीजें डायरेक्टली बुक्स में नहीं दी होती, लेकिन आप वहां पे बैठ के सोच के इनको लिंक कर सकते हो, तब जाके वो चीज आपके आंसर, और वही आपके आंसर को इनोवेटिवनेस दिखाएंगे, आपके आंसर्स को बाकी आंसर से अलग करेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन सबने करी हो, या करी हो तो वहां पे लिखी भी हो। आपने लिखी है तो एग्जामिनर को वो चीज इंप्रेस करेंगी। और जैसा पीयूष सर भी कहते हैं कि आपको हर बॉल पे 6 नहीं मारना है, आपको प्लेट भी करना है, लेकिन जहां पे आपको 6 मार सकते हो वहां पे आपको 6 मारना है। वहां तो कम से कम 6 मार, वहां exactly. से काम नहीं चलने वाला, वहां 6 मारना है। तो पूरे पेपर में यही करना है, जहां पे 6 वाली बॉल है वहां पे 6 मारना है, और बाकी जगहों पे हमें आराम आराम से खेलना है। अच्छा जी, एक आंसर मैं स्पेसिफिकली व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा आपका, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग पे इतनी बड़ी बड़ी बात की, तो हो सकता है लोगों को ये लग रहा हो कि भाई अक्षत जी का तो हर आंसर मतलब 10 out of 10 वाला ही रहा होगा। आपने जब अपनी जिंदगी का पहला आंसर लिखा था आंसर राइटिंग में, उसका एक्सपीरियंस बताइए, और वहां से लेकर जो यूपीएससी के आंसर लिखे गए, क्या आपके पहले आंसर में वही सारी खूबियां थी जो आपके फाइनल आंसर में थी या नहीं? मैंने अपनी जिंदगी का पहला आंसर प्रोबेबली 10 मार्क्स का 40 मिनट में लिखा था। 40 मिनट में? और जो कि इन जनरल यूपीएससी में 7 मिनट में लिखना होता है। 40-45 मिनट के आसपास मैंने आराम से लिखा होगा, क्योंकि पढ़ मैंने सब रखा था लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो मैं उसको सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में कहानी लिख रहा हूँ, आंसर में भी कहानी लिख रहा हूँ, जो नहीं पूछा वो भी लिख रहा हूँ, जो मुझे पता है वो लिख रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता वो भी थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। ऐसे करके बहुत एक बड़ा ऐसे लिख दिया था मैंने 10 मार्क्स में। तो ये मेरा पहला आंसर रहा होगा, और अब तो काफी टारगेटेड आंसर्स लिखने हम सीख चुके हैं पीयूष सर के साथ भी। तो इसका मतलब कि कोई भी स्टूडेंट चाहे उसकी फर्स्ट रैंक आए
चाहे 50th आए चाहे 500th आए, इसका मतलब यही है कि ही हैज टू स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स। और यहाँ पर अक्षत जी का ये जवाब इस बात का जीता जागता सबूत है कि इनका भी जो पहला आंसर था वो बहुत ही लेमन था। उसमें शायद वो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो यूपीएससी में इनको मार्क्स दिलवा सके, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ग्रिट से इन्होंने उस बात को कायम रखा। एक पर्सनल सवाल मेरा कि मैंने अभी ग्रिट की बात करी, 3 अटेम्प्ट यानी 3 साल का फेलियर, पेरेंट्स का प्रेशर होगा, रिलेटिव्स का प्रेशर होगा कि छोड़ दे, तू तो वैसे भी आईआईटीएन है, तू कुछ और कर ले, अच्छा करेगा, ये करेगा। और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो सब कोई 7 फिगर सैलरी, 6 BHK फ्लैट और बढ़िया एकदम माहौल, जिंदगी में ऐशो आराम। तो उनको देखकर कभी ऐसा नहीं आया कि यार गिव अप कर देते हैं? ऐसा तो नहीं कहूंगा, कभी नहीं आया, बिल्कुल आया। जब भी डाउन होता था कई बार तो ऐसा फील होता था, दोस्त लोगों के स्टेटस देखता था तो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, हर महीने वो लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और हम तो हर महीने टेबल पे बैठे होते थे। हमें हर महीने टेस्ट देना होता था। हमें हर महीने टेस्ट देना होता था, वो ट्रिप्स पे जा रहे होते थे, हम टेस्ट देने का सोच रहे होते थे। तो हाँ, ऐसा आता था कई बार कि यार क्यों इसमें लगे हुए हैं हम, क्यों कहीं और नहीं जाते। लेकिन थोड़ा क्लीशे बात हो जाएगी, लेकिन एक बात होती है, हमने एक सपना देखा था, उस सपने को हमें फॉलो करना है तो हमें सेक्रीफाइसेस काफी करने होंगे, और उसके साथ हमें उस सपने को अगर अचीव करना है, और हमें मालूम है कि ये बहुत लंबी जर्नी है, तो जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी लाइफ में फिर चेंजेस लाने होंगे। ये 2-3 महीने का गेम नहीं है, T20 नहीं है कि हमने जाके सीधा छक्के मारे और कर दिया। ये टेस्ट जैसा गेम है, हमें एक समझदारी के साथ अपनी एबिलिटीज को यूज करना होगा, अपने स्टेमिना को यूज करना होगा। जहां ज्यादा स्टेमिना चाहिए वहां पे ज्यादा पुश मारना होगा, जहां पे नहीं चाहिए वहां पे रिलेटिवली थोड़ा आराम करना होगा, ताकि हम आगे वापस उसको मार सके स्टेमिना। तो वैसे ही मैंने जैसे बताया था कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाया, मैं इसीलिए लाया था क्योंकि मेरे को पता था ये गेम लंबा है और लंबा चलेगा डेफिनेटली। तो और उसका होपफुली शायद पॉजिटिव रिजल्ट आया भी। बिल्कुल सर। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है ये फैसला तो मेरा जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। हम अक्सर एक बार हार जाने से ये सोच लेते हैं कि चलो गिव अप करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन अक्षत जी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अक्षत जी, इंटरव्यू पर आते हैं, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसी की? पीयूष सर ने उसमें आपके लिए क्या रोल मॉडल की भूमिका निभाई, और आपने इस बार इंटरव्यू में ऐसा क्या अपनी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट उन लोगों को दिया कि आपके इंटरव्यू में वो एलिजिबल मार्क्स जो हैं वो आपको मिले? इंटरव्यू की तैयारी, जैसा काफी टॉपर्स लोगों ने बताया, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था इंटरव्यू का, तो मैंने सबसे पहला काम किया, टॉपर्स की वीडियोस देखी कि जिनको अच्छे मार्क्स मिले उन्होंने क्या बताया इंटरव्यू के बारे में। तो एक चीज सबसे कॉमन होती है कि इंटरव्यू का मतलब आपको खुद को जानना है सबसे पहले, कि आप कौन है, आप कहाँ से आते हैं, आपकी खुद की क्या खूबियां हैं, आपकी खुद की क्या वीकनेसेस हैं, उनको जानने की शुरुआत होती है। और उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है हमारा DAF, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें सारी डिटेल होती है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारी क्या हॉबीज हैं, हमने क्या पढ़ाई की, कौन से एग्जाम्स दिए पास्ट में। तो वहां से शुरुआत होती है। DAF हमारा बायोडेटा है, उसका एक एक वर्ड हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे नाम का क्या मतलब होता है, अक्षत का मतलब क्या है, कुमार का मतलब क्या है, सिंह का मतलब क्या है। फिर मेरे एड्रेस में अगर कालीबाड़ी है तो कालीबाड़ी क्यों है, वो कहाँ से आया, उसका और क्या इम्प्लीकेशंस है। गुरु तेग बहादुर है तो गुरु तेग बहादुर रिलेटेड सारी चीजें, सिखिज्म रिलेटेड सारी चीजें, तो उसको 1 2 3 लेवल पे जाके उसको पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे करके अपना पूरा DAF तैयार होता है। उसके साथ हम अपनी पर्सनैलिटी को होन करते हैं कि हम जो पर्सनैलिटीज, जैसा मैंने कहा नोटिफिकेशन में ये चीजें लिखी होती हैं कि इंटरव्यू टेस्ट में यूपीएससी क्या जज कर रहा है। यूपीएससी हमारी ऑनेस्टी जज कर रहा है, हमारी इंटेग्रिटी जज कर रहा है, थोड़ी सी नॉलेज भी जज कर रहा है, हमारे एनालिसिस को जज कर रहा है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी आंसर दे तो वो चीजें हमारे ध्यान में हो। तो बेसिकली मेरा यही था कि मैं अपना कंटेंट एक प्रिपेयर करूं, और उसके बाद दूसरा ध्यान मैं अपनी डिलीवरी पे दूं कि मैं उस कंटेंट को डिलीवर कैसे कर रहा हूं। तो इसी चीज में डिलीवरी में मोस्टली पीयूष सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। जैसे मेरे जो आंसर थे शुरू में वो काफी हवाई आंसर होते थे, उनमें थोड़ी ग्राउंड लेवल नहीं मिलता था, उसमें मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर वो चीजें यूजुअली यूपीएससी में नहीं चलती। तो पीयूष सर ने मेरे को वहां पे मेनली गाइड किया था कि उन आंसर्स को मैं कैसे एक प्रैक्टिकल आंसर की तरफ ले जाऊं और वो चीज ले जाऊं यूपीएससी चाहता है मेरे से। और उसके बाद मेरे को इंटरव्यू में 176 स्कोर मिला, जो कि ये तो अपने आप में बड़ा शानदार सा स्कोर है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल आगे का क्या सोचा है आपने सर? आगे अभी मेरा तो मन है और अटेम्प्ट्स देने का, और मैं बिल्कुल दूंगा और अटेम्प्ट्स, ताकि मेरे को एक ऐसी रैंक मिले जिस पे मेरे को IAS मिल जाए।
और इस बार और मेहनत करेंगे। पीयूष सर भी हैं ही साथ में, इस बार तो और ज्यादा मेहनत करेंगे दोनों। मर्दा मदद खुदा वाली बात है। बिल्कुल। तो किसी ने ये नहीं कहा कि मॉडलिंग क्योंकि बड़ा अपीलिंग का फेस है आपका, और मतलब बहुत से लोग आपके दीवाने यूपीएससी में आने के बाद तो वैसे भी जब आप लवासना जाएंगे तो वैसे ही दीवाने हो जाएंगे, मगर कभी किसी ने कहा नहीं क्या मॉडलिंग कहने वाले तो शायद आप पहले हैं, नेता जरूर कहा है। नहीं, वैसे बिल्कुल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे सिस्टम को ऐसे काबिल पॉलिटिशियंस की वाकई में जरूरत है। और आपसे पहले भी बहुत सारे यूपीएससी के जरिए पॉलिटिशियंस आए हैं, तो हम बिल्कुल ये दुआ करेंगे कि बहुत जल्द मैं ये कहूं कि आज के कुछ सालों बाद कि मैंने जिन शख्स का इंटरव्यू लिया था वो फला फला जगह से अभी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं या सांसद बने हुए हैं। बहुत अच्छा। एक छोटी सी बात जो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं चाहूंगा कि आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो टीम कलाम के साथ जुड़कर बाकी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट भी जो टीम कलाम के साथ जुड़ के आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में। मेरा जो एक सजेशन मैं उसको कहूंगा वो यही रहेगा कि अपनी किसी भी, आप कोई भी चीज कर रहे हैं लाइफ में, चाहे कोई एग्जाम हो या कोई और भी अचीवमेंट हो जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अपनी प्रिपरेशन को, अपने एफर्ट्स को काफी टारगेटेड रखिए। ऐसा नहीं कि हम भेड़ चाल में जो सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अपनी अप्रोच को बहुत टारगेटेड रखना होगा, उस अप्रोच को बेसिक्स पे ले जाना होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो यही मेरी सजेशन रहेगा कि आप अपने अप्रोच को एकदम टारगेटेड रखिए और अपने एफर्ट्स को जुडिशियली यूज कीजिए, ताकि आप एग्जॉस्ट भी ना हो और आप अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी, आप इस सत्र से जुड़े, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की बात आपने कही कि अगले अटेम्प्ट में जो आपके नाम के आगे IPS अभी लगेगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है आपकी रैंक को लेके, वो P से हटके अगले अटेम्प्ट में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं पीयूष सर के साथ, वो P से हटके A में तब्दील हो जाए और आप IAS बन जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक कविता याद आ रही है, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. गहन सघन मनमोहक वन तो मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी बदा आराम कहाँ, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। आपकी यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहे, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। टीम कलाम आपको सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। और हमारे सभी साथियों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पूरी तैयारी के साथ, जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।